Hi guys, welcome in today's video, and today we are going to solve second test from Cambridge 16, that is academic second test. And let us start. And as you can see, student section 1, the white horse of Uffington. Now Uffington आपके पास हेडिंग भी है और आपके पास एज यू कैन सी पिक्चर भी है, एंड इन पिक्चर दे हैव शोन white horse, like there is a drawing sort of thing, right? अब हम क्वेश्चंस देखते हैं. we have question number 1 to 8 true false, and question number 9 to 13 are your one word answers. एंड एज आई ऑलवेज से स्टूडेंट्स कि आपने शुरुआत वहाँ से करनी है, उन क्वेश्चन से करनी है जो कि आपको ईजी लगते हैं करने में. एंड विदाउट वेस्टिंग टाइम देन वी विल स्टार्ट विद 9 to 13. हमने शुरुआत ईजी क्वेश्चन से करके फटाफट एक साइकोलॉजिकल ईज में पहुँचना है. सो लेट अस स्टार्ट. सो क्वेश्चन नंबर 9 अब मैं पूरा पढ़ूंगा. उफिंगटन वाइट हॉर्स, द लोकेशन ऑफ उफिंगटन वाइट हॉर्स, डिस्टेंस जो है 2.5 किलोमीटर्स फ्रॉम विलेज है, एंड नियर एन एंशियंट रोड नोन एज दी. अब यहाँ पर एक एंशियंट रोड है, तो मैं अब स्किमिंग करना शुरू करूँगा. मुझे स्टार्टिंग से स्किमिंग करनी है. अब 2.5 किलोमीटर्स फ्रॉम द विलेज. अब ये बहुत बड़ा एक मेरे लिए पॉइंट है जो कि ईजिली मैं स्टैंड आउट कर सकता हूँ स्किमिंग करके, और जो कि मुझे फर्स्ट पैराग्राफ में नहीं दिख रहा, दूसरे पैराग्राफ के अंदर भी ये नहीं दिख रहा, तीसरे पैराग्राफ के अंदर भी ये नहीं दिख रहा, यानी कि मुझे दूसरे पेज पे जाना पड़ेगा. देन एज आई हैव सेड ये दूसरे पेज पर है. दूसरे पेज के फर्स्ट पैराग्राफ की थर्ड लाइन, हॉर्स इज सिचुएटेड 2.5 किलोमीटर्स फ्रॉम उफिंगटन विलेज. ठीक, अब मुझे आंसर यहाँ पर मिल जाएगा इस या अगले पैराग्राफ में. अब मेरा क्वेश्चन है नियर एन एंशियंट रोड नोन एज दी. अब एंशियंट रोड का मुझे नाम लिखना है. ओके, सो अब यहाँ से पढ़ना मैं शुरू करूँगा. द हॉर्स इज सिचुएटेड 2.5 किलोमीटर्स फ्रॉम उफिंगटन विलेज ऑन स्टीप स्लोप क्लोज टू लेट ब्रोंज एज हिल फोर्ट ऑफ उफिंगटन कासल. ठीक है जी. बिलो द रिजवे कॉमा अ लॉन्ग डिस्टेंस न्यूलिथिक ट्रैक. अब यानी कि इसका आंसर बनना चाहिए रिजवे, क्योंकि कॉमा लगा के बताया जा रहा है कि जो कि लॉन्ग डिस्टेंस न्यूलिथिक ट्रैक. अब न्यूलिथिक से भी देखो पता लग रहा है कि वो एंशियंट. हालांकि स्टूडेंट्स आप अगर गौर करो, डबल एस्ट्रिस लगा हुआ है, यानी कि यहाँ पर ग्लॉसरी कह रही है न्यूलिथिक के बारे में कुछ. आप देख लेना. हम आगे चलते हैं. ओके, सो अब मुझे क्वेश्चन नंबर 10 पे जाना है. मुझे फिर दोबारा इसकी यहाँ पे कोई स्कैनिंग करके कीवर्ड निकालना है, और जिसको कि मैं स्किमिंग करके अपने पैसेज में ढूंढूंगा. इतना तो है कि अब ये पॉइंट मेरे को मिल गया, इस पॉइंट से आगे मेरे बाकी के आंसर्स हैं. Now, dating of Uffington White Horse, first reference to White Horse Hill appears in dash from the 1070s. अब 1070s यानी कि जो कि थर्ड पैराग्राफ की पहली लाइन में है. अब मुझे appears in dash from यानी कि 1070 से कुछ है, तो यानी कि कोई नाउन है, वो मुझे आंसर लिखना है. मैं पढ़ूंगा. द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ horse at Uffington is from 1070 CE when White Horse Hill is mentioned in documents. यानी कि डॉक्यूमेंट्स आ सकता है. in documents from nearby abbey of. चलो, यानी कि डॉक्यूमेंट्स आपका आंसर फाइनल हो गया है. ओके, देन लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 11. अब क्वेश्चन नंबर 11 से पहले आप मत ये भूलिए कि आपको कीवर्ड्स डिजिट्स दिए हुए हैं 100 BCE 1 BCE. खैर अब देखते हैं, यानी कि उसके बाद हमको आंसर मिलेगा अकॉर्डिंग टू द एनालिसिस ऑफ द सराउंडिंग, यानी कि नज़दीकी. अब सराउंडिंग ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के साथ होना चाहिए हमारा नाउन. द हॉर्स इज लेट ब्रोंज एज या अर्ली आयरन एज. अब वहाँ पर नज़दीक की किसकी, सराउंडिंग किसकी एनालिसिस की गई है. मीन्स अब मुझे सीधा पूछना है पैराग्राफ. आप अगर पैराग्राफ नंबर 4 की लास्ट लाइन देखें, हैड अ लेट ब्रोंज एज अर्ली आयरन एज ऑरिजिन. अब इस पूरी लाइन को पढ़ते हैं हम. ओके, द रिजल्ट वॉज अ डेट फ्रॉम द हॉर्स कंस्ट्रक्शन समवेयर बिटवीन
यानी कि मैं सही जगह पहुंच गया हूं। अब इस लाइन में नहीं तो इससे पहले वाली लाइन में आंसर होगा। मैं पैराग्राफ के स्टार्टिंग से पढ़ता हूं। हाउएवर इन 1995 ऑप्टिकली स्टिमुलेटेड luminescence testing was carried out by the Oxford Archaeological Unit on soil हो सकता है from two of the lowest layers of horse body and from another cut near the base. The result was a date of the horse construction somewhere between, यानी कि अब horse की कंस्ट्रक्शन जो हुई थी वो somewhere वहां पे हुई थी। तो यानी कि अब हम फाइनल आंसर डाल देते हैं सॉइल, राइट। तो 11th का भी आंसर मिल गया। अब हम 12th की बात करेंगे। अब 12th से पहले फिर दोबारा हमको कुछ उसने हिंट्स वगैरह दिए हुए हैं। पॉसिबल रीजन फॉर क्रिएशन ऑफ ओफिंगटन वाइट हॉर्स। अब क्या उसके पॉसिबल रीजन से 4 रीजन उन्होंने बताए हैं। हम तीसरे रीजन पे फोकस करते हैं। वॉज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ गॉडेस इपोना, यानी कि गॉडेस इपोना हमारा कीवर्ड बन गया। एसोसिएटेड विद प्रोटेक्शन ऑफ हॉर्सेज एंड, अब एक और कीवर्ड है एसोसिएटेड विद प्रोटेक्शन ऑफ हॉर्सेज एंड। अब गॉडेस इपोना, इफ यू कैन सी स्टूडेंट्स, दैट इज इन 5th पैराग्राफ। ओके, सो who was worshipped as protector of horses and for her possession with fertility, यानी कि अब फर्टिलिटी भी आंसर आ सकता है। मैं थोड़ा सा और पढ़ लूंगा, हालांकि चाहिए तो मुझे नाउन ही। However, the cult of Epona was not imported from Gaul, France until around the 1st century CE. The date is at least 6 centuries after the Uffington horse was probably carved. अब यानी कि अब मुझे फर्टिलिटी को फाइनल करना पड़ेगा, राइट। तो यानी कि उसको हॉर्स और फर्टिलिटी के लिए उस गॉडेस को पूजा जाता था, राइट। नाउ लास्ट क्वेश्चन, वाज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेल्श गॉडेस कॉल। अब ये एक वेल्श गॉडेस थी, उसकी ये रिप्रेजेंटेशन थी, वो मुझे देखना है। यानी कि जो ओफिंगटन वाइट हॉर्स है वो रिप्रेजेंटेशंस थी वेल्श गॉडेस। अब वेल्श गॉडेस इसी पैराग्राफ में हम देखते हैं जो कि लास्ट लाइन, वेल्श माइथोलॉजी, यहाँ पर ये लाइन हम पूरी पढ़ेंगे। Okay, it is possible that carving represents a goddess in native mythology such as, अब ये नाम such as के साथ जो आ रहा है, Rhiannon, described in later Welsh mythology as a beautiful woman dressed in gold and riding a white horse. So now जो ये Rhiannon आंसर है हमारे क्वेश्चन नंबर 13 का। सो 1 2 3 4 5 आंसर्स हमको मिल गए हैं। अब हम स्टार्टिंग 8 क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली जो आंसर है वो पैसेज के फर्स्ट पार्ट से हमको मिलना चाहिए, क्योंकि ये जो 9 to 13 हमको आंसर्स पैसेज के सेकंड पार्ट से मिले हैं। ओके, हम अब पहले क्वेश्चंस पढ़ेंगे। ओके, सो योर फर्स्ट क्वेश्चन सेज मोस्ट जियोगिल्प इन इंग्लैंड वाज लोकेटेड इन पर्टिकुलर एरिया ऑफ कंट्री। तब जियोगिल्प, जियो यानी कि आप समझ जाओ रिलेटेड टू अर्थ, जियोगिल्प इन इंग्लैंड। अब जैसे कि ये डायग्राम में आप देख रहे हो, जियोगिल्प इन इंग्लैंड आर लोकेटेड इन पर्टिकुलर एरिया ऑफ कंट्री। अब मोस्ट, वो अधिकतर एक एरिया के अंदर है। क्या क्वेश्चन का मतलब है, मोस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है, इसके ऊपर फोकस करेंगे हम। अब हम पैसेज के अंदर स्किमिंग शुरू करते हैं और हमको जो वर्ड स्किम करना है दैट इज जियोगिल्प, और जो कि हमको फर्स्ट पैराग्राफ के लास्ट लाइन में मिल रहा है। अब इस पूरी लाइन को पढ़ेंगे। ऑल्दो द मेजोरिटी ऑफ दीज जियोगिल्प्स डेट विद इन लास्ट 300 years और सो, दे आर वन ऑफ द टू दैट आर मच ओल्डर। हमको हमारा जवाब नहीं मिला। हम इसी पैराग्राफ को स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। अब सेकंड लाइन से पढ़ते हैं। देयर आर 56 hills figures scattered around the country with the vast majority on the chalk downlands of country's southern काउंटीज। यानी कि अब एक पर्टिकुलर एरिया में हमको मिल गई, यानी कि जो वास्ट मेजोरिटी ऑन चॉक डाउनलैंड्स ऑफ कंट्रीज सदर्न काउंटीज, यानी कि उसकी बात अब यहां पर सही हो रही है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाता है ट्रू। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, देयर आर मोर जियोगिल्प्स इन द शेप ऑफ हॉर्स देन एनी अदर क्रिएचर। अब यहां पर शेप्स की बात की जा रही है। अब शेप्स ऑफ क्रिएचर, अब हमारा पहला पैराग्राफ कह रहा है, ये तीसरी लाइन, द फिगर्स इंक्लूड जाइंट्स, हॉर्सेस,
crosses, and regimental badges. Although the majority of these geoglyphs date within last 300 years or so, they are, अब देखिए हो शेप्स को लेके मेजोरिटी किस शेप की हैं वो तो उसने बात कही नहीं, सो इट शुड बी नॉट गिवन. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर मिल गया. अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं. द रीसेंट डेटिंग ऑफ उफिंगटन व्हाइट हॉर्स इंडिकेट्स दैट द पीपल वर मिस्टेकन अबाउट इट्स एज. वो जो रीसेंट डेटिंग बताती है कि जो वाइट हॉर्स को लेकर लोगों की जो इसकी उम्र को लेके जो सोच थी वो मिस्टेकन थी. लेट अस सी. अब हमको जाना चाहिए सेकंड पैराग्राफ या फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन पढ़ लेते हैं एक बार. ऑल्दो द मेजोरिटी ऑफ दीज डेट विद इन लास्ट 300 ईयर्स और सो, देयर आर 1 or 2 दैट आर मच ओल्डर. ठीक है, द मोस्ट फेमस ऑफ दीज फिगर्स इज परहैप्स almost the most mysterious. The Uffington White Horse is in Oxford Shrine. The White Horse has recently been re-aged and shown to be even older than its previously assigned ancient pre-Roman Iron Age date. यानी कि ये बात भी सही हो रही है, यानी कि लोगों को इसकी एज को लेके मिस्टेक थी. अब ये उससे भी ज़्यादा पुरानी है. That means answer to question number 3 is true. अब आगे चलते हैं. Historians have come to an agreement about the origin of Long Man of Wilmington. अब जो origins हैं Long Man of Wilmington को लेके, origin यानी कि उसकी शुरुआत होती है और historians का उसको लेके agreement है. अब हम स्किम करेंगे. Long Man of Wilmington इसी पैराग्राफ में हमको मिल गया. अब ये हमने लाइन पूरी पढ़नी है. और मोर कंट्रोवर्शियल इज द डेट ऑफ एंजेमेटिक लॉन्ग मैन ऑफ विल्मिंगटन इन सुसेक्स. यानी कि अब ये कंट्रोवर्शियल हो गया. कंट्रोवर्शियल यानी कि स्टूडेंट्स एग्रीमेंट नहीं है, यानी कि डिसएग्रीमेंट है. कुछ लोग क्या कहते हैं, कुछ लोग क्या कहते हैं. सो इट शुड बी फॉल्स. Okay, so found the answer of question number 4. Now question number 5. Geoglyphs were created by people placing white chalk on the hillsides. अब geoglyphs को create किया गया था लोगों द्वारा कि उन्होंने white chalk को place किया था hillsides पे. Now how these were created and created. पहली line third paragraph. The method of cutting these huge figures was simply to remove the overlying grass. So now the method is not matching. That's why the answer to question number 5 should be false. Now question number 6. Many geoglyphs in England are no longer visible. ये visible ही नहीं है, यानी कि छुप गई हैं. ओके, अब ये हमको देखना पड़ेगा. वेल द मेजोरिटी. अब यहाँ पर आप फोर्थ लाइन देखो, थर्ड पैराग्राफ. The one reason that vast majority of hill figures have disappeared is that when the traditions associated with the figures faded, people no longer bothered or remembered to clear away the grass to expose the chalk outline. अब यहाँ पे disappearance की तो देखो बात है. अब क्वेश्चन इज सेइंग, एक बार फिर देख लें. बिल्कुल ठीक है, यानी कि आंसर इज ट्रू. जिस भी रीजन से वो डिसअपेयर हुई, द फैक्ट इज दीज हैव डिसअपियर्ड. Now, the question number 7. The shape of some geoglyphs has been altered over time. यानी कि कुछ geoglyphs की shape है over the time वो बदल चुकी है. Let us see. That is now furthermore over the hundreds of years the outline would sometimes change due to people not always cutting in exact the same place, thus creating a different shape to the original geoglyph. अब यानी कि 7th का आंसर भी ट्रू चला जाता है. एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 8. द फेम ऑफ उफिंगटन व्हाइट हॉर्स इज ड्यू टू इट्स साइज. फेम यानी कि मशहूरी इसकी इसके साइज के कारण है. लेट अस सी इसका क्या बनता है आंसर. लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट एनी एंशिएंट hill figure survives at all in England today is testament of the strength and continuity of local customs and beliefs which in one case at least must stretch back over millennia. अब यानी कि अब यहाँ पर फैक्ट जो आ रहा है वो कुछ और फैक्ट दिया जा रहा है. अब फेम इसके फेम की बात जो आ रही है वो नहीं आ रही है कि यहाँ पर जो लास्ट लाइन कुछ और कह रही है. एंड वी कैन ऑल्सो गो टू द नेक्स्ट पेज. स्टार्टिंग लाइन
Now your next page, the Uffington White Horse is unique stylish representation of horse consisting of long sleek back, thin disjointed legs and streaming tail, and has bird-like beaked head. The elegant creature most melts into the landscape. The horse is situated 2.5. ये तो आगे की बातें हमने पढ़ ली. अब इसकी फेम की बात यानी कि यहाँ पर मिसिंग है. So that means your answer to question number 8 is not given, and that is end of your section 1. Okay, so section 2 शुरू करेंगे. Bye bye.